हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में हम गार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे कि ये गार्ट क्या है, इसका काम क्या था, इन्होंने कैसे जो टैरिफ्स एंड ट्रेड के फील्ड में इन्होंने काम किया। तो सबसे पहले जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है वो निगोशिएट किए गए 1947 में और सबसे इन्फोर्स्ड हुए 1948 में। ओके, सो बेसिकली ओवर द ईयर्स इनमें मॉडिफिकेशंस हुए, अमेंडमेंट हुए और जो इनिशियली 1947 में गार्ट जो जनरल एग्रीमेंट्स जो टैरिफ एंड ट्रेड्स पे थे वो साइन किए 23 कंट्रीज़ ने और आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ये आपका लॉ बना जनवरी 1 1948 को। तो बेसिकली जो पोस्ट वॉर पीरियड था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड उसमें गार्ट ने अच्छा काम किया डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को निगोशिएट करने के लिए और जो रूल्स थे उनको ईजियर बनाने के लिए, जिससे कि जो ट्रेड है अमंग द कंट्रीज़ मतलब जो मल्टीलेटरल ट्रेड है वो आपका इंक्रीज़ हो सके और जो भी प्रॉब्लम्स थी एसोसिएटेड डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो आपके ट्रेड होता था उससे रिलेटेड उनको निगोशिएट करने का काम किया। तो बेसिकली पर्पज़ क्या था गार्ट एस्टेब्लिश करने का, जो जनरल एग्रीमेंट्स हुए टैरिफ्स एंड ट्रेड पे, उनका जो पर्पज़ था वो था टू मेक इंटरनेशनल ट्रेड ईजियर। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड था अमंग कंट्रीज़ मतलब जो कंट्रीज़ थी उनके बीच में जो ट्रेड था, जो बिज़नेस था, उसको ईजियर बनाने के लिए। स्पेशली जो पोस्ट वॉर पीरियड आया जो आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 1948 से, तो 1995 तक गार्ट ने सक्सेसफुली काम किया इंटरनेशनल ट्रेड के फील्ड में, उसको ईजियर बनाने के लिए और डिफरेंट जो कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट होते थे उनको रिजॉल्व करने के लिए। बट 1995 में जो गार्ट है इट वाज एब्जॉर्ब्ड इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो WTO एग्जिस्टेंस में आया 1995 में, ये आपका गार्ट को रिजॉल्व करने के बाद आया। मतलब 1995 तक जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड ने काम किया और 1947 से लेके 1995 तक, बट अल्टीमेटली 1995 में जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो आपका एग्जिस्टेंस में आया और जो गार्ट है वो रिजॉल्व हो गया। अल्टीमेटली जो WTO के जो कॉन्सेप्ट थे वो प्रिंसिपल्स थे वो भी मोर लाइकली गार्ट से ही लिए गए थे, बट इसमें कुछ आपके चेंजेस किए गए, कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए थे ओवर गार्ट। तो बेसिकली टैरिफ होता क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें टैरिफ को, इट इज़ अ टैक्स और ड्यूटी टू बी पेड ऑन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट। बेसिकली ये एक तरीका का टैक्स है आप कह सकते हो, या कोई कस्टम ड्यूटी है जिसको हमें पे करना पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर क्लास के जो गुड्स हैं उनको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। तो अगर हम गार्ट के बारे में पढ़ें, सबसे पहले आप जो गार्ट है ये आपका क्रिएट किया गया था कुछ रूल्स बनाने के लिए, ठीक है, टू एंड और रेस्ट्रिक्ट द मोस्ट कॉस्टली एंड अनडिज़ायरेबल फीचर्स ऑफ द प्री वार प्रोटेक्शनिस्ट पीरियड। बेसिकली जो प्री वॉर पीरियड आया उसमें जो भी कुछ कंट्रीज़ थी जो जिनका क्या था ट्रेड पे ज़्यादा कंट्रोल था, बेसिकली उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए या उसको एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कि जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में इक्वल हो शेयरिंग, बेनिफिट शेयरिंग इक्वल हो और जो ट्रेड के जो चांसेस हैं वो सबको मिले इक्वल इंटरनेशनल ट्रेड के, इस पर्पज़ के साथ गार्ट को क्रिएट किया गया। और ये जो बेसिकली ये जो प्री वार प्रोटेक्शनिस्ट पीरियड था इसको क्या करना, इसके जो अनडिज़ायरेबल फीचर्स थे उनको ख़त्म करने के लिए, जिनको क्या कहा गया क्वांटिटेटिव ट्रेड बैरियर्स कहते हैं हम। बेसिकली कलेक्टिवली जितने भी बैरियर्स थे जो आपके प्रॉब्लम्स थी उनको क्या कहा, क्वांटिटेटिव ट्रेड बैरियर्स। तो इन क्वांटिटेटिव ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करने के लिए या रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो है आपका जो गार्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो ये जो कुछ पावरफुल कंट्रीज़ थी उनका जो है ट्रेड पे कंट्रोल था और उनका जो स्पेसिफिक कोटाज थे, ठीक है, उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए गार्ट क्रिएट किए गए। तो ये जो एग्रीमेंट है जो गार्ट एग्रीमेंट, दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अ सिस्टम टू आर्बिट्रेट कमर्शियल डिस्प्यूट अमंग नेशंस। मतलब कि अगर डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कुछ डिस्प्यूट होते हैं रिगार्डिंग बिजनेस, ठीक है, जो आपके ट्रेड है बिजनेस है उसको लेके कोई कमर्शियल लेवल पे क्या होता है आपके कुछ
प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको क्या है, उनको रिजॉल्व करने का काम जो है इन्होंने एक सिस्टम प्रोवाइड किया कि आप हमारे पास आइए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे जिससे कि ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है, गाट एग्रीमेंट, ये कवर करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स। बेसिकली इन्होंने गुड्स पे फोकस किया कि जो इंटरनेशनल ट्रेड्स है गुड्स को लेके वो ईजियर हो, उसमें कुछ रूल्स इस्टेब्लिश हों, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का ही उसमें क्या ना हो, कोटा ना हो बहुत ज़्यादा, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को मौका मिले कि वो आपस में ट्रेड कर सकें और प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, ये जो फ्रेमवर्क था, ये जो गाट फ्रेमवर्क है, इट एनेबल्ड अ नंबर ऑफ मल्टीलेटरल निगोशिएशंस फॉर द रिडक्शन ऑफ टैरिफ बैरियर्स। तो बेसिकली जो आपके टैक्सेस थे, उन जो कोई कंट्री बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए फॉर एग्जांपल, तो उसको निगोशिएट करने का काम किया गाट ने। ठीक है, द गाट वॉज रिगार्डेड एज अ सिग्निफिकेंट सक्सेस इन अ पोस्ट वॉर ईयर्स। तो बेसिकली इन्होंने अच्छा काम किया, इन्होंने बहुत सारे क्या किए, इन्होंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की जिससे कि ट्रेड पे जो टैरिफ है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ जो आपकी लगाती थी, उसको कम किया जा सके। ठीक है, द वर्किंग ऑफ द गाट एग्रीमेंट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, जो गुड्स काउंसिल भी कहते हैं जिसको, विच इज़ मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल WTO मेंबर कंट्रीज़। ठीक है, तो जो जितनी भी WTO मेंबर कंट्रीज़ थी उनके जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स। और बेसिकली ये जो गुड्स काउंसिल है, ये जो गाट एग्रीमेंट है उनकी वर्किंग्स को देखती थी। वन ऑफ द की अचीवमेंट ऑफ द गाट वाज दैट ऑफ ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बनाया कि ट्रेड होना चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन अमंग द कंट्रीज़। मतलब कि हम ये नहीं कि किसी स्पेसिफिक कंट्री के साथ ही हम ट्रेड करेंगे और ये कोई पर्टिकुलर कंट्री है, कोई पावरफुल कंट्री है, वो हमारे साथ ट्रेड नहीं करेगी। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बनाया है कि ट्रेड होना चाहिए, मतलब अगर किसी कंट्री को किसी गुड्स की नीड है तो हमें उनके साथ ट्रेड करना चाहिए, और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हर रूल्स इक्वल होने चाहिए अमंग द कंट्रीज़। ठीक है, एवरी सिग्नेटरी मेंबर ऑफ द गाट वाज टू बी ट्रीटेड एज इक्वल टू एनी अदर। तो इन्होंने इसीलिए ये एग्रीमेंट बनाए और इनिशियली 23 कंट्रीज़ ने साइन किया इसको 1947 में। तो जो भी सिग्नेटरी मेंबर है, जो भी सिग्नेटरी कंट्री है, सपोज इंडिया ने ये गाट एग्रीमेंट साइन किए, तो जो भी इसके रूल्स हैं वो इंडिया को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, और इंडिया ही नहीं, जितनी कंट्रीज़ ने साइन किया है वो सब इन रूल्स को फॉलो करेगी, जिससे कि हर एक में जो है इक्वल हो, जो भी आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके क्या है रूल्स हैं। सो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। ऐसा नहीं है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल का ये मतलब है कि किसी एक कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, ज़्यादा फेवर किया जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब कि हर एक कंट्री जो भी जिसने भी साइन किया है गाट को, उसको हम इक्वल ट्रीट करेंगे दूसरी कंट्री के साथ में, चाहे वो पावरफुल कंट्री है, चाहे वो आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, तो जिसने भी गाट साइन किया है, ईच एंड एवरी कंट्री इज़ इक्वल रिगार्डिंग ट्रेड। तो इस प्रिंसिपल को इन्होंने अपनाया गाट ने, और इसीलिए इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, एंड इट हैज़ बीन कैरीड थ्रू इनटू द WTO। तो जब 1995 में गाट से WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO ने भी इस प्रिंसिपल को अपना मेन प्रिंसिपल बनाया। ठीक है, और जो आपका WTO है उसने भी इसको कैरी किया, इस प्रिंसिपल को। A practical outcome of this was that once a country had negotiated a tariff cut with some other countries, usually its most important trading partner, this same cut would automatically apply to all the GATT signatories. Suppose किसी कंट्री ने पर्टिकुलर दूसरी कंट्री के साथ में कोई टैरिफ कट क्या किया, निगोशिएट किया कि भाई आप मेरे साथ ट्रेड कीजिए, मेरे यहाँ पे कीजिए 5%, सपोज टैरिफ पे 5% क्या है, टैक्स लगा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जिस कंट्री ने इसको एक्सेप्ट किया है, वो जितनी भी सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं गाट की, उन सब से सेम ही परसेंटेज पे उसको बिजनेस करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मान लो सपोज़ इंडिया ने निगोशिएट किया, ठीक है, श्रीलंका के साथ कि भाई मैं तुम्हारे साथ क्या है 5% पे
करूँगा बिजनेस, तो जितनी भी सिग्नेटरी मेंबर है गार्ट की उन सब के साथ 5% पे ही इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना भी टैरिफ कट निगोशिएट किया एक कंट्री के साथ में, जितनी भी सिग्नेटरी मेंबर है गार्ट की उन सब के साथ वो सेम एप्लीकेबल हो जाएगा। एस्केप क्लॉजेज डिड एग्जिस्ट, मतलब कि कोई कंट्री अगर नहीं करना चाहती है जो आपका बिजनेस है उस पर्टिकुलर कट पे, तो वो वहाँ पे क्या कर सकती है, निगोशिएट कर सकती है। उसके लिए एस्केप है, ठीक है, कुछ क्लॉजेज दिए गए हैं गार्ट में कि वो कंट्री सपोज इंडिया और श्रीलंका तो करना चाहते हैं 5% पे, बट इंडिया किसी और के साथ नहीं करना चाहता, किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ में, तो वो उसके लिए क्या अपील कर सकता है। ठीक है, तो निगोशिएट कर सकता है। एक्सेप्शंस इफ़ देयर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स वुड बी पर्टिकुलरली हार्म्ड बाय टैरिफ कट, मतलब कि अगर हमें ऐसा लगता है सपोज इंडिया को ऐसा लगता है कि मैं श्रीलंका के साथ तो कर सकता हूँ बट किसी और कंट्री से अगर मैं करूँगा तो मेरे जो अपने जो हाँ यहाँ के जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगा, या कोई भी अदर रीज़न है, कोई वैलिड रीज़न देके हम उसमें क्या कर सकते हैं, उससे एस्केप भी कर सकते हैं। बट जनरली ऐसा होता है कि अगर दो कंट्री के बीच में कोई टैरिफ कट निगोशिएट हो गया है तो जितनी भी आपकी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सेम एप्लीकेबल होगा। मोस्ट नेशन अडॉप्टेड द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल इन सेटिंग टैरिफ्स विच लार्जली रिप्लेस्ड कोटास, तो इससे कोटास ख़त्म हो गए कि कोई पर्टिकुलर इतने % पे ही करना है हमारा कोटा है, ऐसा नहीं रहा। जितने भी कंट्रीज़ थी वो सब आपकी इक्वल ट्रीट करी गार्ट ने। 1964 गार्ट बिगेन टू वर्क टुवर्ड कर्बिंग प्रीडेटर प्राइसिंग पॉलिसीज़, दीज पॉलिसीज़ आर नोन एज डंपिंग, तो बेसिकली डंपिंग्स को ख़त्म करने के लिए गार्ट ने काम शुरू किया 1964 में। और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया टाइम, द कंट्रीज़ हैव कंटिन्यूड टू अटैक ग्लोबल इशूज़, तो फिर धीरे धीरे कंट्रीज़ ने ग्लोबल इशूज़ जो आ रहे थे आपके ट्रेडिंग में, टैरिफ से रिलेटेड, उन सब को क्या करना शुरू किया, निगोशिएट करना शुरू किया, उन पे बात करनी शुरू की और उनको ख़त्म करना शुरू किया, इंक्लूडिंग एड्रेसिंग एग्रीकल्चरल डिस्प्यूट एंड वर्किंग टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉल्व करने की कोशिश की और फिर इन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी काम करना शुरू किया। तो इनिशियली जो गार्ट था वो किसके साथ एसोसिएटेड था, वो एसोसिएटेड था आपका टैरिफ्स एंड ट्रेड से रिलेटेड, कि बिजनेस और जो उस पे जो आपके टैक्सेस लगते हैं उनसे रिलेटेड था। बट फिर इन्होंने एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे भी काम करना शुरू किया, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस पे भी काम करना शुरू किया। ठीक है, बहुत सारी मीटिंग्स हुई गार्ड से रिलेटेड जिससे कि टैरिफ्स को रिड्यूस कंटिन्यूसली इन्होंने रिड्यूस किया। ठीक है, और न्यू प्रोविजंस, न्यू रूल्स आपके ऐड किए, जो आपके चेंजिंग जो आपका चेंजिंग कंडीशन हुई ना इतने दिनों तक 1947 से लेके 1995 तक, तो टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने रूल्स में चेंज किए। कंट्री टू कंट्री जब प्रॉब्लम्स आई उनके पास, उससे उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपने रूल्स में क्या किए, चेंजेस किए, अमेंडमेंट्स किए। और जो इन्होंने जो एवरेज टैरिफ रेट था वो इनिशियली 22% था जब गार्ट आपका फर्स्ट साइन किया गया था जिनेवा में 1947 में। तो ये जो एग्रीमेंट्स थे, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये सबसे पहले कहाँ साइन किए गए थे, जिनेवा में 1947 में। तो उस टाइम पे जो एवरेज टैरिफ रेट था वो 22% था और ये रिड्यूस होके कितने तक ले आए, 5% तक ले आए बाय द एंड ऑफ द उरुग्वे राउंड कंक्लूडेड इन 1993। तो जब लास्ट में जो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई, जो मीटिंग हुई 1993 में, तब तक ये इन्होंने टैरिफ को 22% से 5% पे लेके आ गए निगोशिएट कर करके, विच ऑल्सो निगोशिएटेड द क्रिएशन ऑफ WTO। तो WTO के फॉर्मेशन की शुरुआत भी कहाँ से हो गई, 1993 में। तो 1993 में जो मीटिंग हुई उरुग्वे में, वहाँ तक आते आते एक तो टैरिफ इन्होंने रिड्यूस कर दिया 22 से लेके 5% पे, दूसरा जो WTO की फॉर्मेशन हुई वो भी आपका यहीं पे हुई, ये जो 1993, मतलब इन्होंने बात की कि हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना चाहिए। तो गार्ट अल्टीमेटली रिप्लेस हो गया WTO से 1995 में।